तो भाई ये आपके पास जो ये वाला सेमेस्टर होता है ना, और डू एंड डाई वाला सिचुएशन रहता है इसके अंदर, ही करो या भाई नहीं कर पाओगे, वही कहानी है। तो चलिए हम एक बार फिर से देखते हैं हम क्या पढ़ रहे थे सर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसमें सबसे पहले कौन सा सेक्शन किया हमने, सेक्शन 22। 22 क्या कहता है, चार्जेबिलिटी। चार्जेबिलिटी में क्या बोला है कि एनुअल वैल्यू पे टैक्स लगाएंगे, रेंट पे नहीं लगाएंगे। और किस पे लगेगा, ऑनर के ऊपर टैक्स लगने वाला है। अब एनुअल वैल्यू क्या होता है सर, एनुअल वैल्यू को निकालने के लिए आपको सेक्शन 23 समझना होता है। सेक्शन 23 में क्या कहता है कि आपको कुछ पैरामीटर को कंपेयर करके एनुअल वैल्यू निकालते हो, जैसे म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में से जो हायर होता है, और स्टैंडर्ड रेंट लोअर होता है, और एक्सपेक्टेड रेंट के बाद एक्चुअल रेंट से हायर जो भी कंपेयर करके एक हम वैल्यू निकाल लेते हैं, उसको एनुअल वैल्यू बोलते हैं। ऑनर कौन होता है, जो जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है वो तो ऑनर है ही है, लेकिन कई बार डीम्ड ऑनर भी मान लिया जाता है। इसके साथ साथ हमने क्या देखा था सर, इसके साथ साथ हमने कुछ डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन देखे थे। सिचुएशन में क्या था सर, कि अगर आपका लास्ट क्लास के अंदर अगर देखा जाए सिचुएशन की बात करें, म्युनिसिपल टैक्स ये रह गया था, म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स में देखा था कि अगर ऑनर पेड करेगा तो डिडक्शन अलाउड है, एम्प्लॉय अगर टेनेंट पेड करेगा तो डिडक्शन अलाउड नहीं है, लेकिन ऑनर सेल्फ अगर खुद रह रहा है तब अलाउड नहीं है। और कब तक पेमेंट करना है इसको, 31 मार्च तक आपको पेमेंट कर देना है। कितना पेमेंट करना है, जितनी मर्जी पेमेंट करो, सारा अलाउड हो जाएगा। इसके बाद हमने क्या देखा सर, इसके बाद हमने म्युनिसिपल टैक्स के बाद हमने देखा लास्ट क्लास में सिचुएशन। सिचुएशन कितने हो सकते हैं सर, केस स्टडी के बेसिस पे हमने समझा था, जिसके अंदर है हमारा सिचुएशन नंबर 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड। अगर आपका घर सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है तो वहां पे आपको सीधा सीधा एनएवी क्या मान लेना है, जीरो। एनएवी कभी भी माइनस में नहीं जाएगा। सिचुएशन नंबर 2, अगर आपका घर किराए पे होता है तो ऐसे सिचुएशन में नॉर्मल जो कैलकुलेशन सीखते आए हो वैसे ही कैलकुलेशन करना है यहाँ पे। अगर आपको रेंट सिर्फ देता है तो उसी को एनएवी मान के आगे बढ़ जाओगे। सिचुएशन नंबर 3, जब प्रॉपर्टी लेट आउट और सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। अगर एरिया के बेसिस पे होगा तो हर चीजों को एरिया में डिवाइड कर देंगे प्रपोर्शनेटली, और जो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला पार्ट होगा उसका एनएवी हो जाएगा जीरो। और लेट आउट वाले पार्ट को हम जैसे कैलकुलेशन करते थे वैसे ही कैलकुलेशन करके पूरा का पूरा दिखा देंगे। इसके बाद देखा गया कि हमारा जब प्रॉपर्टी हो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, तो जितने भी चीजें हैं उसको किसी को टाइम बेसिस पे डिवाइड नहीं करते, नॉर्मल मैनर पे कैलकुलेट करो और उस पे क्या कर दो, टैक्स दे दो। इसके बाद देखा जब हमारे एक से ज्यादा घर हो तो क्या करेंगे, किसी भी दो घर को आप क्या मान लो, सेल्फ ऑक्यूपाइड, बाकी घर को क्या मानना पड़ेगा, लेट आउट। तो यहां तक हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। वैकेंसी वाला केस रहता है जिसके लिए मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा वैकेंसी, उससे पहले आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं। दैट इज टॉपिक का नाम क्या होगा, आज हम करेंगे सेक्शन 24A। किसका था बताओ जरा फटाफट से, 24A किसका था हमारा, हाँ, सब्सिडी नहीं, यहाँ गैस सिलेंडर थोड़ी मिल रहा है जो सब्सिडी मिलेगा। 24A किसका था, स्टैंडर्ड डिडक्शन। क्यों दिया जाता था, जो आपके मुरम्मत, जो टूट फूट, जो रिपेयर होते हैं उसके बदले। अब भाई गवर्नमेंट ना कई बार कई फैसले लेती है तो आपको लगेगा बड़ा अच्छा है, कई बार फैसले लगेगा गलत है। जैसे अभी कैपिटल गेन पे जो फैसला लिया गया था वो गलत था, फिर रोल बैक कर लिया उन्होंने। होता क्या है, नॉर्मली एक ऑनर है, अब देखो गवर्नमेंट इतना टैक्स लेती है ना, इतना टैक्स लेती है ना, कि आपको लगेगा यार मैं क्या करूं। जब आप सोचते हो ना तब भी गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले लेती है, सोच रहे हो तब भी आप गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हो। तो अगर हम बात करें, मान लेते हैं एक ऑनर है। अब आज के समय पे आप एक बात बताओ मुझे, घर लेना आसान है कि मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अब जिसके पास पैसा है उसके लिए आसान है, जिसके पास नहीं पैसा है बहुत मुश्किल हो गया। महंगाई इतनी बढ़ गई है, महंगा इतना हो गया है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अब मैं सिंपल सी बात करूं ना, तो अब आपको थोड़ा अच्छा, थोड़ा बहुत अच्छा नहीं, थोड़ा अच्छा घर चाहिए तो आपको चाहिए कितने पैसे, 1 करोड़ रुपए। थोड़ा अच्छे की बात कर रहा हूं, लग्जरी नहीं बोल रहा मैं। थोड़ा अच्छा चाहिए तो आपको कितना चाहिए, 1 करोड़। मान लो आप 1 लाख रुपए सैलरी कमाते हो, तो अगर 1 लाख रुपए सैलरी कमाते हो तो 1 लाख रुपए सैलरी, कुछ नहीं खाओ,
सारे पैसे बचा लो, तब भी आपको 1 करोड़ इकट्ठा करने में कितना टाइम लग जाएगा? 100 महीने लग जाएंगे। अब 100 महीने कितने के बराबर होते हैं? 8 साल। सोचो 8 साल में तो आपके कहां से कहां दुनिया पहुंच जाएगी। तब 1 करोड़ वाला घर तो, जब 1 करोड़ आप जोड़ोगे तब पता है यार 2 करोड़ हो गया, फिर से 8 साल और मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो घर लेना इतना मुश्किल है, तो इसलिए लोग बाग क्या करते हैं कि भैया पैसा तो इतना है नहीं और इतनी तनख्वाह, और आप ये भी जानते हो कि मैं 1 लाख रुपए जो तनख्वाह बता रहा हूँ, सैलरी बता रहा हूँ, ये डिजायरेबल सैलरी है लोगों की आज के टाइम पे। 1 लाख रुपए सैलरी है तो बोलते हैं हाँ भाई अब बहुत बढ़िया सब कुछ चल रहा है, एकदम मजे में जिंदगी कट रही है, कोई समस्या नहीं है। नहीं तो नॉर्मल सैलरी, इंडिया की एवरेज सैलरी की बात करूं तो 15 से 20 हजार या 15 से 25 हजार मान के चलो, जिसके अंदर सभी गुजारा कर रहे हैं आज के टाइम पे। बहुत लोगों की बहुत सारी सैलरी भी है, 1 लाख भी है, 5 लाख भी है, 10 लाख महीने की भी सैलरी है, 5 लाख महीने की, लेकिन वो बहुत फ्यू पर्सन है, उसको तो हम काउंट भी नहीं कर सकते। तो भाई एक ऑनर, इसकी इच्छा अगर जागी, इसकी अगर एक इच्छा हुई कि इसको घर लेना है, तो घर लेने के लिए इसको 8 साल का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इसके पास ऑप्शन होता है घर लेने के लिए। ऑप्शन क्या मिलता है कि यार हम एक काम करते हैं, बैंक जाते हैं और बैंक से क्या ले लें, हम लोन ले लें। बैंक से क्या ले लें? और आपको पता होगा बैंक वाले लोन दे देते हैं, और वो लोन नहीं देते, वो गुलाम बना लेते हैं आपको। क्योंकि जो बैंक वाला लोन देगा ना, वो मान लो 30 साल का देगा, और ये आप बोलोगे ना 2 साल 3 साल का नहीं मिलेगा आपको, 15 साल 20 साल 30 साल ऐसे लोन मिलते हैं। अब सोचो आपकी उम्र अभी है, मान लेते हैं आपकी उम्र है 22 साल, या 20 22 मान लो आप, 20 ही मान लेते हैं, 50 साल हो जाएंगे तब जाके आप किस्तें पूरी करोगे। और 30 मतलब 20 साल उम्र और 30 साल किस्तें दोगे, तब जाके आपको कहीं फील आएगा। और बीच में आपकी नौकरी छूट गई तो घर पे आएंगे लोन वाले, आपको टॉर्चर करेंगे, किस्त तो देनी देनी है। और 1 करोड़ रुपए का लोन लोगे तो उसके बदले आपको 30 सालों में कम से कम 4 5 करोड़ रुपए भरना पड़ेगा। तो यानी एक लोन लेना ना बड़ा टेंशन वाला काम हो जाता है कि घर लोन पे लेना। अब जब ये लोन लेता है ना, तो लोन लेने में इसको हर साल, मान लेते हैं कि इसने 50 लाख 60 लाख रुपए का लोन लिया, तो इसको हर साल एक ईएमआई देना पड़ता है। ईएमआई समझते हो आप सभी? इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, एक किस्त बना देते हैं इसकी ईएमआई। इसको हर साल ईएमआई देना पड़ता है, और ईएमआई पता है दो चीजों से मिलके बनता है। इसके अंदर एक इंटरेस्ट का भी कंपोनेंट होता है और एक प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल का मतलब आपका एक ब्याज और एक आपका मूलधन। ठीक है, दोनों को मिला के क्या बन जाता है? ईएमआई। और हर महीने का ऐसा गणित के साथ लगाते हैं कि वो फिक्स हो जाए। हर महीने ऐसा कैलकुलेशन करते हैं कि आपको सेम किस्त रहेगी। ऐसा नहीं कि इस महीने 5 हजार दे रहे हो, अगले महीने 7 देना, फिर 4 देना, ऐसा नहीं। वो फिक्स रखते हैं, 5 हजार है तो 5 5 हजार रुपए हर महीने की 1 तारीख को आपके खाते से कट जाएगा। अब ये और गवर्नमेंट पता है बड़ा चालाक है, इतना चालाक है ना गवर्नमेंट, आगे चल के पता चलेगा उसकी चालाकी क्या क्या करते हैं वो। गवर्नमेंट इतना चालाक है, गवर्नमेंट सोचती है कि यार एक काम करते हैं कि हमें डेवलपमेंट करना है, लोगों को रोजगार देना है, तो वो ऐसे कदम उठाती है जिससे खुद ब खुद डेवलप हो जाए एरिया। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, आप गुड़गांव को जानते होंगे, डीएलएफ, डीएलएफ गुड़गांव। मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं, मैं 24 साल पुरानी बात कर रहा हूं। 2000 में डीएलएफ, वहां पे रोड तक सही नहीं थी, वहां पे खेत हुआ करते थे। और अगर ये समय देख रहे हो नोएडा, अगर आप इस समय गए तो आपके पास कुछ वापस नहीं आता, सब कुछ छीन लेते उधर ही, ये हालात थे वहां पे। और इनफैक्ट नोएडा में तो 2010 तक ये हालात थे, तो हालात इतने खराब थे वहां पे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया यार इस एरिया को अगर हमें डेवलप करना है ना, तो यहाँ एक काम करते हैं, यहाँ पे अगर हम घर बना दें, तो घर जब लोग बाग बसावट होगी तो एरिया अपने आप डेवलप हो जाएगा। तो घर तो बना दिए इन्होंने, इतने घर बना दिए, डीएलएफ ने इतने घर बना दिए जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अब लेकिन ये घर बिकेगा ही नहीं। अब घर क्यों बनवाए गवर्नमेंट ने, समझिएगा। घर बनवाने में क्या क्या सामान यूज हुआ वो देखिए। घर बनवाने में यूज हुआ वहां पे सीमेंट,
घर बनवाने में वहां पे यूज हुआ सीमेंट के साथ साथ जैसे कि ब्रिक्स यूज हुए, वहां पे आपका स्टील यूज हुआ, आयरन यूज हुआ, इतनी सारी चीजें यूज हुई घर बनवाने में। जब घर बनवाने में इतनी सारी चीजें यूज हुई तो कहीं ना कहीं सीमेंट की फैक्ट्री चलने लग गई। चलेगी ना सीमेंट की फैक्ट्री में, स्टील की फैक्ट्री चलने लग गई, वुड की फैक्ट्री, मतलब जो चीजें घर में लग रहा है उसके साथ साथ लेबर को रोजगार भी मिल गया। तो गवर्नमेंट को एक तरीके से बिना मेहनत के एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दिया उसने। अब जब इसने घर बना दिया तो बिका नहीं, तो अब गवर्नमेंट बोल रही है यार ये तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट तो कर दिया मैंने, बनवा तो दिया, बिक नहीं रहा। तो गवर्नमेंट ने बैंक को बोला कि भैया तुम जो भी घर जो खरीदेगा उसको जब कभी भी आप लोन दोगे तो सस्ते रेट पे देना। तो आज भी लोन लेने जाओगे तो होम लोन 7.5 8.5 ऐसे मिलेगा, साल का ब्याज होता है 7.5 8.5। तो सस्ते में लोन दो, तो बैंक को बोला भाई सस्ते में लोन दो। अब बैंक सस्ते में लोन दे रहा है लेकिन इन्वेस्टर खरीद नहीं रहा, जिसको खरीदना है घर वो नहीं खरीद रहा। फिर गवर्नमेंट ने बोला कि एक काम करते हैं भाई, ते तू टैक्स देता है ना हमें, मैं तुझे एक काम करता हूं, अगर तू घर खरीदेगा और उस घर को अगर तू लोन पे लेके खरीदेगा तो जो तेरा इंटरेस्ट होगा उस इंटरेस्ट को हम तेरा माफ कर देंगे, उस इंटरेस्ट पे हम तुझे टैक्स नहीं लेंगे, मतलब कि डिडक्शन एक बेनिफिट दे देंगे, और जो प्रिंसिपल होगा इसका भी बेनिफिट देंगे। तो गवर्नमेंट ने यहां पे डबल बेनिफिट स्कीम निकाला। जैसे कि मान लेते हैं आपका हाउस प्रॉपर्टी इनकम बन रहा है 2 लाख रुपए, या मान लेते हैं कि 10 लाख बन रहा है, आपका हाउस प्रॉपर्टी इनकम कितना बन रहा है 10 लाख। सरकार ने बोला यार हाउस प्रॉपर्टी इनकम तेरा 10 लाख है, अगर तेरा 10 लाख साल का सिर्फ ब्याज भर रहा है तू घर को लोन लेके, तो एक काम कर 10 लाख रुपए माइनस करके तेरी इनकम कितनी बन गई, 0। अगर 10 लाख सोचो इस बंदे की इनकम होती तो सीधा सीधा 3 लाख रुपए इसको टैक्स लग जाता, 3 2 2.5 लाख जो भी लग जाता टैक्स। तो अब इसकी इनकम कितनी हो गई, 0 हो गई, और प्लस जो प्रिंसिपल अमाउंट दिया इसका डिडक्शन भी मिल जाएगा एटीसी में। अब एटीसी क्या है हम आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे। यानी घर बनाते समय पे, घर को लोन पे लेते भर घर को अगर हम ब्याज पे लेते हैं, यानी ऐसे जो ये वाला लोन होता है ना जो बैंक देती है उसको बोलते हैं हम होम लोन। हर किसी का लोन कैटेगरी है, बिजनेस लोन अलग होता है, पर्सनल लोन अलग होता है, होम लोन अलग होता है, एजुकेशन लोन अलग होता है, सारे लोन अलग होते हैं। तो ये कौन सा लोन हुआ हमारा, होम लोन। गवर्नमेंट ने बोला अगर कोई होम लोन लेता है और उस लोन की किस्त के अंदर अगर ब्याज देता है तो उसकी हम बेनिफिट देने वाले हैं, और उसका बेनिफिट देंगे कहाँ पे हम, सेक्शन 24B के अंदर उसका बेनिफिट हम दे देंगे, और किसका, इंटरेस्ट का बेनिफिट देंगे। और प्रिंसिपल का कहां बेनिफिट देंगे, एटीसी। जब मैं एटीसी करवाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि एटीसी है क्या। तो आपको जो बेनिफिट दिया गया वो दिया गया इंटरेस्ट का। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, जो ये ब्याज पेमेंट करते हैं लोन को लेके, तो हम क्या करने वाले हैं। आपको पता है कि मैंने क्या बताया कि आपका एनएवी आ गया, मान लेते हैं एनएवी आ गया आपका 1 लाख रुपए, इसमें से क्या माइनस करोगे 24A कितना माइनस करोगे 30,000 रुपए, उसके बाद माइनस करोगे आप 24B इंटरेस्ट, मान लो आपने दिया है 60,000 रुपए, तो 60,000 माइनस करो, आपकी इनकम कितनी बन गई अब, मात्र 10,000 रुपए। ऐसे टैक्स देना है। तो ये इंटरेस्ट जो आपने पेमेंट किया है वो डिडक्शन, इसको जब भी कभी किसी इनकम में से कोई चीज माइनस करते हैं तो उसको किस नाम से बुलाते हैं, डिडक्शन। तो एज अ डिडक्शन अलाउड कर दिया गया 60,000 गवर्नमेंट की ओर से। तो जब ये डिडक्शन मिला तो बहुत लोगों ने लोन लिया, और जो सैलरीड पर्सन थे उन्होंने लोन लिया और इसका बेनिफिट बहुत उठाया। और इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए गुड़गांव या फिर मान के चलो नोएडा, यहाँ पे सभी ज्यादा से ज्यादा देखोगे फ्लैट हैं। फ्लैट क्योंकि इजीली लोन पे, बैंक वालों ने बोला भैया कुछ नहीं दे रहा आपको, घर लेना है 1 करोड़ का घर ले रहे हो 5 लाख दो, 95% हम लोन दे देते हैं। और लोगों ने लोन ले लिया, बहुत सारे लोग बर्बाद भी हुए और बहुत सारे लोग ने निकल भी गए इसके अंदर। तो हमारा आज का जो एजेंडा, आज का जो टॉपिक है, सर क्या टॉपिक पढ़ाने वाले हो इतनी सारी बातें करके, मैं पढ़ाने वाला हूं इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, जो कि हमें मिलेगा डिडक्शन। इसके लिए सेक्शन हमारे लिए स्पेशली बना गया है 24B। 24A किसका था हमारा, स्टैंडर्ड डिडक्शन, 24B ये बनाया गया।
24B इसका बना लिया गया। एक मिनट, ठीक है। चलो, अब इंटरेस्ट की बात कर रहे थे, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ना, जब आप घर लोगे तो घर दो कंडीशन में चली जाएंगी आपकी। या तो आप घर में लोन लेके आपने घर जो लिया वो खुद ही रह रहे हो। बहुत लोग क्या करते हैं, लोन लेके घर ले लेते हैं और उसको किराए पे दे देते हैं, और उस किराए से ही वो क्या भरने लग जाते हैं, उसका ईएमआई, और उस किस्त को भर भर के वो क्या करते हैं, घर प्लानिंग होती है सारी चीजें। तो या तो आप क्या करोगे, लेट आउट करोगे, या क्या करोगे आप, सेल्फ ऑक्यूपाइड। लेट आउट करोगे तो जितना भी इंटरेस्ट पेमेंट होगा, जितना भी इंटरेस्ट पेमेंट होगा सारा माइनस करना अलाउड होगा। यानी फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अलाउड। मतलब अगर आपका 10 लाख रुपए है, 20 लाख रुपए है, 50 लाख रुपए, ब्याज, किस्त नहीं, ब्याज, और ब्याज कितने, पूरे साल का कैलकुलेट करके माइनस करना क्या होगा, अलाउड हो जाएगा। लेकिन आप जब सेल्फ ऑक्यूपाइड, आप खुद रह रहे हो घर पे, तो सरकार आपके मजबूरी का फायदा उठाएगा, बोलेगा भाई तुम्हें रहने के लिए खुद आपने घर लिया है, तो फिर हम आपको ज्यादा पैसे अलाउड नहीं करेंगे। फिर हम सोचेंगे और समझेंगे। क्या सोचेंगे समझेंगे, अब हम देखेंगे। वैसे दो केसेस हैं यहां पे। या तो आपने घर, इफ हाउस परचेज बिफोर 1/4/1994, 94 नहीं है, 1999, 1999, और एक हो सकता है आफ्टर 1994, 99, ठीक है, आफ्टर 1/4/1999, इफ परचेज, इफ परचेज्ड। हाँ, वॉइस 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 नॉट ऑडेबल। एक बार चेक कर लीजिए, वॉइस आ रही है नहीं आ रही, एक बार चेक कर लीजिए वॉइस। हम किसकी बात कर रहे हैं सर, आप पढ़ा रहे हो मुझे इंटरेस्ट ऑन बोरिंग, जो कि किस सेक्शन में लिखा है, 24B। या तो आपका घर लेट आउट होगा तो जितना मर्जी ब्याज निकाल लो, सारा का सारा माइनस कर सकते हो। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हुआ तो आपको देखना पड़ेगा कि घर खरीदा कब है। या तो खरीदा होगा 1994 से, 1999 से पहले, या 1999 के बाद। अब यहां पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। बीजेपी गवर्नमेंट और कांग्रेस दो सरकार है, और ये सरकार अपने अपने अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज बनाती है। तो 1999 से पहले 1999 से पहले जो गवर्नमेंट थी वो थी कांग्रेस गवर्नमेंट। और कांग्रेस गवर्नमेंट का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट या फिर कुछ ऐसा विजन होता ही नहीं है। वो बहुत सारे प्लान्स लेके आते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि हमें रोड बनाना चाहिए, हमें पुल बनाना चाहिए, हमें मेट्रो बनाना चाहिए, हमें फ्लाईओवर बनाना चाहिए। इनके ऊपर उनका ध्यान नहीं होता, बोलते ये सब बेकार की बात है, ये सब करना कोई फायदा नहीं है। और बीजेपी गवर्नमेंट का रहता है कि हमें रोड बनाना चाहिए, हमें मेट्रो बनाना चाहिए, हमें एयरपोर्ट्स बनाना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। तो दोनों के आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग अलग है। जो कांग्रेस गवर्नमेंट है वो चली जाती है कि भैया हाँ इन लोगों को मदद करना है, सरकारी नौकरी दे दो, जॉब दे दो तो ठीक हो जाएगा। बीजेपी गवर्नमेंट कहती है कि भैया हमें देश को डेवलप करना है। तो 1999 से पहले जो थे पीवी नरसिम्हा राव थे प्रधानमंत्री भारत के, तो वो कांग्रेस के थे। तो वो ये आइडियोलॉजी लेके नहीं चलते थे, तो वो बोलते थे भाई गुड़गांव डेवलप होता है तो वो नहीं होता, नहीं क्या फर्क पड़ता है। तो 1999 से पहले उन्होंने कहा कि भैया आपको लोन का मैक्सिमम डिडक्शन 30,000 रुपए देंगे, बात खत्म।
मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा? अगर आपने घर कोई भी खरीदा है 1999 से पहले, और क्योंकि 1999 से पहले किसकी गवर्नमेंट है? आपकी कांग्रेस की। उस टाइम पे वुड कार्ड चलता था और उससे पहले भी चलता था, भैया हम 30,000 देंगे अगर आपका घर क्या है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड। अगर लेट आउट है तो वो भी बोलते थे जितना डिडक्शन लेना है आप ले सकते हो। लेकिन जैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट आई तो फर्स्ट टाइम पे 1999 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की पहली गवर्नमेंट बनी बीजेपी की। जब बीजेपी की गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने बोला कि हमें डेवलप करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, सारी चीजों को ध्यान देना है। तो उन्होंने कहा पहली बार जब इसके बाद आया तो उन्होंने कहा कि भैया हम डेवलप करना चाहते हैं, तो उन्होंने दो प्लान, इस प्लान को तोड़ दिया। अब बोला भैया तुम लोन दो तरीके से लिखते हो, तो या तो नए घर के लिए लोन लोगे या फिर अपने घर को मरम्मत करवाने के लिए लोन लोगे। तो लोग बाग जब रिपेयर करने के लिए लोन लेंगे तो गवर्नमेंट का कहना था यार लोग अगर रिपेयर करने के लिए लोन लेंगे तो इतना डेवलप होगा नहीं, सीमेंट तो लग चुका है, ईंटें तो लग चुकी है, तो डेवलप कहां हुआ? तो उन्होंने बोला अगर रिपेयर करने के लिए आप लोन लेते हो, किस लिए? रिपेयर करने के लिए, तो आपको तो माइनस हम सिर्फ 30,000 मैक्सिमम करने देंगे। अगर आपका 28,000 बन रहा है ब्याज तो 28 माइनस कर लो, और 32 बन रहा है तो आपको 30 ही माइनस करने देंगे। लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन के लिए लोगे या न्यू हाउस परचेज करने के लिए, तो इन्होंने इस लिमिट को बढ़ा के कितना कर दिया? हालांकि उस टाइम 1.5 लाख था, लेकिन इन्होंने जो अभी रिसेंटली लिमिट है वो कितना है हमारा? 2 लाख का है। अभी रिसेंटली लिमिट कितने की करी हुई है इन्होंने? 2 लाख रुपए की लिमिट करी हुई है। अगर आपका मकान मान लो है किराए पे तो कितनी लिमिट है इंटरेस्ट की? कोई लिमिट नहीं, जितना ब्याज उतना। लेकिन अगर आप खुद रह रहे हो मकान में तो आपकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 2 लाख रुपए। क्योंकि 1994 से पहले वाले तो सब कुछ खत्म हो गया होगा लगभग लगभग। अगर 1999 से पहले का कोई क्वेश्चन वैसे एग्जाम में आ गया था, ऐसा नहीं है कि नहीं आया, आया हुआ था 2020 में। तो आपकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 20,000। अब सर मैक्सिमम लिमिट और ये लिमिट विमिट समझ में कई बार नहीं आता, जब तक मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन ना करा दूं तब तक आपको समझ में नहीं आता कई बार ये सारी चीजें। अब गवर्नमेंट का 2 साल से 3 साल से, देखो फर्स्ट टाइम पे जब बीजेपी आई थी तो नो डाउट लग रहा था बहुत अच्छा काम करेगी और करा भी फर्स्ट टर्म के अंदर। सेकंड टर्म के अंदर लोग बाग उससे परेशान हो गए काफी। थर्ड टर्म के अंदर भी इनकी गवर्नमेंट जो बनी है वो एकदम जैसे बनना चाहिए था, आपको भी पता है कि उस टाइप से नहीं बना। तो अब गवर्नमेंट उल्टे सीधे फैसले लिए जा रही है। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, तो मेरे हिसाब से वो जो बजट लेके आई है, उन्होंने सबसे पहली गलती तो मुझे ये लगता है, गलती कह लो चालाकी कह लो, कि उन्होंने टैक्स के रेट जो होते हैं ना, टैक्स के जो रेट होते हैं वो दो रेट बदल दिए। अब देखो हर कोई आज के टाइम पे ना, जब हमारा इंटरनेट का दुनिया है, गूगल है, तो गवर्नमेंट को एक बात ये भूल जाता है कि हम पब्लिक को बेवकूफ बना देंगे और वो बन जाएंगे। ऐसा नहीं है। अगर गवर्नमेंट ने बना दिया, पब्लिक को नहीं भी समझ में आया तो कोई ना कोई कंटेंट क्रिएटर, कोई ना कोई यूट्यूबर, कोई ना कोई टीचर उसकी सारी पोल खोल देगा, ऐसा था और ये बोला है तेरे को, अब समझ लो। तो उससे लोग बाग क्या सोचेंगे, यार ये तो पागल बनाया है। जैसे कि सेम आपने कई बार सुना होगा, गवर्नमेंट ने बोला इतनी सारी चीजें देंगे, इतने लाख रुपए का लोन मिलने वाला है, फिर बाद में पता चला इतनी कंडीशन है, तो फिर बोला है बेकार है, ये तो गवर्नमेंट का डिसीजन। तो गवर्नमेंट दो रेट लेके आई। बोला कि भैया पहला रेट है, एक ओल्ड वाला चल ही रहा था, और बोला एक न्यू रेट लेके आएंगे हम, न्यू। तो न्यू वाले रेट को बोला जाता है, वैसे रेट को बोला जाता है रिजिम। तो एक ओल्ड रिजिम हुआ, एक न्यू रिजिम हुआ। ओल्ड रिजिम के अंदर क्योंकि लोगों को बोला कि भैया तुम्हारा, क्योंकि हर बार आप देखना, यकीन मानना, टैक्स जो भरता है ना, दुकानदार भरता ही नहीं है टैक्स। सबसे ज्यादा जो टैक्स इंडिया में भरता है वो भरता है सैलरी पर्सन, जो जॉब करते हैं वो ज्यादा टैक्स भरते हैं। और सबसे कम बेनिफिट और सबसे ज्यादा पिसने वाला जो व्यक्ति है वो जॉब वाला व्यक्ति है। क्योंकि जब आप कहीं जॉब करते हो ना तो आपके सैलरी टैक्स कट के मिलता है, आप भरते नहीं, ऑटोमेटिक आपका भर जाता है। लेकिन कोई दुकानदार है, मान लो कोई रिक्शे वाला है, कोई मान लो बिजनेस छोटा मोटा कर रहा है, ये कभी नहीं भरते साहब टैक्स। और इनको गवर्नमेंट के नजरों में इनकी इनकम इनकम है ही नहीं। तो सैलरी वाला है तो हर बार सैलरी वाले की उम्मीद होती है कि यार आज के टाइम पे अगर मेरी 50,000 रुपए भी इनकम है, अगर 6 लाख इनकम हो जाती है, तो 6 लाख पे मुझे अगर 1 लाख रुपए टैक्स ही भरना पड़ गया, 50,000 टैक्स भरना पड़ गया, तो बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है। 6 लाख पे मान लो आपसे 50,000 टैक्स ले ले, तो कितना बुरा लगेगा यार, 50,000 तो हमने एक साल में जोड़ा है और वो टैक्स में देना पड़ रहा है, तो कितनी गलत बात लग रही है।
तो गवर्नमेंट ने बोला कि एक काम करते हैं ना, इनको थोड़ा सा लालच देते हैं। यहां वाले में था कि आपको 5 लाख रुपए पे क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। और यहां वाले में बोला चलो तुम्हारी इनकम 7 लाख होगी तब भी आप टैक्स नहीं दोगे। लालच दिया, 7 लाख रुपए अगर इनकम होगी तब भी आप टैक्स नहीं दोगे। लेकिन बोला गया कि जब अगर आप ये वाला ऑप्ट करोगे ना, ओल्ड वाला तो आपको 24 जो ए का डिडक्शन है, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला और प्लस लेट आउट वाला दोनों ही मिलेगा। अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो आप चाहे सेल्फ ऑक्यूपाइड का ब्याज भर रहे हो, चाहे लेट आउट का केस हो आपका घर का, अगर आपने लोन ले रखा है उस पर ब्याज भर रहे हो तो आप इंटरेस्ट माइनस करो। लेकिन नए वालों में इन्होंने चालाकी कर दी। चालाकी क्या करी कि अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो इस केस में 24 जो बी है, मैंने ए तो नहीं लिख दिया, बी है भाई, बी है, बी की बात कर रहा हूं मैं। 24 जो बी है, किसका बी है, इंटरेस्ट का, इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। और लेट आउट के केस में आपको 24 बी का डिडक्शन मिल जाएगा। यानी भाई अब एग्जामिनर को देखो, आपको कितना दिमाग लगाना पड़ रहा है और बच्चों को कितना मेहनत करना पड़ रहा है। अब आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा, अगर ओल्ड टैक्स से पूछा और मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला क्वेश्चन आ गया तो मैं इंटरेस्ट माइनस कर दूंगा। लेकिन नए टैक्स से पूछा, नए टैक्स रेट से पूछा और सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला केस आया तो मैं टैक्स इंटरेस्ट को माइनस नहीं कर सकता। ये दोनों बातें आपको याद रखनी होगी। हाँ, लेट आउट वाले केस में चाहे ओल्ड से पूछ ले चाहे नए से पूछ ले, आप इंटरेस्ट माइनस करो, ये अलाउड कर लिया। तो गवर्नमेंट ने नए वालों में से ना क्या करा, जो चीजें जितनी बेनिफिट थी पुराने वाले में, नए में से सबको खत्म कर दिया। बोला कि तुम्हारी इनकम को हम मतलब कि ज्यादा छूट ज्यादा दे देते हैं, बेनिफिट 5 से 7 लाख कर दिए लेकिन बेनिफिट सारे हटा दिए। अल्टीमेटली देखा जाए ना तो कई बार ऐसा होता है कि ओल्ड में भरना ज्यादा बेनिफिट होता है कंपेयर टू न्यू में। तो गवर्नमेंट का ये एक पॉलिसी है जो कि याद रखना है। या इसका मतलब सर, हमारे दो टैक्स रिजीम हैं। टैक्स रिजीम कितने हैं? अगर मैं टैक्स रिजीम की बात करूं, टैक्स रिजीम सर दो है। एक है ओल्ड और एक है सर न्यू। अब ये मेरे को बीच में देखो, मैं चाहता नहीं हूं कि बीच में ऐसा ना डिस्टर्ब करूं। इंटरेस्ट वाला टॉपिक इतना मजेदार चल रहा था लेकिन बताना पड़ेगा क्योंकि सिलेबस ही ऐसा कर दिया है। ओल्ड, ओल्ड वाले में अगर आप रहते हो सेल्फ ऑक्यूपाइड तो आपका इंटरेस्ट नॉट अलाउड। अगर आप हो लेट आउट वाले केस में, लेट आउट समझते हो ना, किराए पे, तो आपको इंटरेस्ट अलाउड। मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया तो मैं यहां चेंज कर देता हूं, इसको न्यू कर देता हूं और इसको ओल्ड कर देता हूं, ओल्ड। लेकिन अगर सेम ओल्ड वाले में हो, सेम अगर आप ओल्ड वाले में हो, अगर ओल्ड वाले में हो तो बस फर्क ये है, अरे अलाउड हो जाएगा, फर्क ये है, अलाउड हो जाएगा। जब तक हम एग्जाम्पल नहीं कर लेते ना, हमें तसल्ली नहीं होगा और समझ में नहीं आएगा। और पूरे हाउस प्रॉपर्टी में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि बच्चों को सबसे टफ लगता है तो वो है इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। और इसमें बहुत सारी बातें हैं जो कि आपको टाइम टू टाइम पता चलेगा। तो मैं पहले एक अच्छा सा एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल ले लूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि भैया है क्या माजरा ये और करना कैसे है। चलो एग्जाम्पल, म्युनिसिपल वैल्यू 5 लाख, फेयर रेंट 4 लाख, स्टैंडर्ड रेंट 3 लाख, एक्चुअल रेंट 6 लाख, म्युनिसिपल टैक्स 50,000, पेड बाय टेनेंट, टेनेंट पेड बाय, या ऑनर कर देते हैं,
या हाफ पेड बाय ओनर कर देते हैं, पेड बाय हाफ पेड बाय ओनर। इसके बाद म्युनिसिपल टैक्स, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन रुपीस 2,50,000। चलिए सर, कैलकुलेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एज पर न्यू और ओल्ड। मैं थोड़ा सा शॉर्ट यूज कर लेता हूँ। न्यू ओल्ड का मतलब मैं बोलना चाहता हूं कि आप नए टैक्स से भी निकाल के बताइए और पुराने टैक्स से भी बता लिए। चलिए, एक ओल्ड से एक न्यू से। ओल्ड न्यू समझ में आ रहा है क्या है? टैक्स रिजिम, पुराने वाला टैक्स रिजिम, नए। और जिन बच्चों ने देखो बीच में रिपीट कर रहे हैं क्लास को, बीच में आ रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको लगेगा यार क्या चल रहा है, तो उनको ना टैक्स स्लैब रेट वाली क्लास पहले देखनी पड़ेगी तो समझ में आएगा। रिपीट कर दो सर एक बार टैक्स रेट वाला पॉइंट दोबारा। मैंने बता दिया है, अभी एक बार फिर देखेंगे जब तक एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा आपको। सर म्युनिसिपल वैल्यू दोनों ही केस में 5 लाख और 5 लाख। फेयर रेंट दोनों ही केस में 4 लाख 4 लाख। फेयर रेंट नंबर 1 लिख देते हैं, कितना आएगा? 5 लाख 5 लाख। स्टैंडर्ड रेंट 3 लाख 3 लाख। एक्सपेक्टेड रेंट क्या आएगा सर? 3 लाख 3 लाख। ARRR सर 6 लाख 6 लाख। अब यहां मैं GAV निकाल लू सीधा, GAV बताओ क्या आएगा? 6 लाख 6 लाख। क्या हर बच्चों को यहां तक समझ में आई बात? समझ में आ गया? इसमें से क्या माइनस करें? एमटी बोलता है कि भैया आधा मालिक पेड कर रहा है, आधा। बताओ एमटी कितना माइनस होगा? एमटी माइनस होगा 25,000। 25,000। तो अगर एमटी माइनस कर दे 25,000 तो आ जाएगा NAV। कितने आ जाएंगे? 5,75,000। 5,75,000 माइनस 24A। 24A सर, 24A कितने? 30%। 24A 30%। कहाँ गया किताब, कहाँ गया कैलकुलेटर, कहाँ गया? 30%, 25,000। बिल्कुल सही, सभी बच्चों का जवाब आ रहा है। अरे भाई मेरा कैलकुलेटर कहाँ चला गया? ये बताओ, निकालना एक बार आप सब कैलकुलेट करके बताओ। 1,72,500, 172,500। अब माइनस करेंगे 24B। अब 24B किसका है? और यहां सावधान होना है। आप देखो घर किराए पे दे रखा है या खुद रह रहा है? किराए पे दे रखा है या खुद रह रहा है? कौन बताएगा घर किराए पे खुद रह रहा है? कैसे पता चला किराए पे? एक्चुअल रेंट दे रखा है तो सर ये लेट आउट है। और लेट आउट केस में कोई भी रिज्यूम लगाओ, इंटरेस्ट माइनस करना अलाउड है। तो इंटरेस्ट कितना है? 2.5 लाख। लेकिन सर अभी आप तो 2 लाख वाली 30,000 वाली इतनी सारी बात बताई भाई, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड में देखना पड़ता है, लेट आउट में तो कोई लिमिट था ही नहीं। तो रेंटेड है। अब निकालो इसका, ये 50 है तो माइनस करके आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1 लाख और 1 लाख। क्या ये बातें समझ में आई आपको? एक और एग्जाम्पल देखें, फिर मैं थ्योरी पे वापस आऊंगा। चलिए किसी स्टूडेंट को इसमें डाउट है तो बताओ। 24B भी आ गया।
इसके बाद कुछ नहीं होता। इसके बाद हमारा एक दो और पॉइंट है, एरियर ऑफ रेंट का है हमारा 25 सेक्शन का, तो वो देख लेंगे। पहले यहां तक देखो, इतना ही क्वेश्चन मैक्सिमम होने वाला है। हर एक स्टूडेंट को यहां तक समझ में आया क्या? इंटरेस्ट माइनस, मैं बोल रहा था ना डिडक्शन डिडक्शन डिडक्शन। सर क्या डिडक्शन? डिडक्शन का मतलब भाई यहां से माइनस कर दो, इसी को क्या बोलेंगे हम? डिडक्शन बोलेंगे। सिंपल सी बात है। क्योंकि लॉ के अंदर कुछ ऐसे भारी वर्ड होते हैं ना जो कि बहुत मुश्किल होता है, तो मैं बोलता हूँ बिल्कुल सिंपल तरीके से साधारण से समझो, और लॉ वो कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बातें समझ में आ जाए तो यही होता है जी, और यही है, बात खत्म। चलिए एक और पॉइंट पे आते हैं। मान लेते हैं म्युनिसिपल वैल्यू 2 लाख, फेयर रेंट 5 लाख, और म्युनिसिपल टैक्स 30,000। 30,000, इसके बाद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेड 40 90,000 मान लेते हैं। इंटरेस्ट पेड 90। प्रॉपर्टी टी वॉज सेल्फ ऑक्यूपाइड। कैलकुलेट IHP एज पर ओल्ड एंड न्यू। भैया IHP बताओ एज पर ओल्ड और न्यू, ये हमारा एक एग्जाम्पल है। चलिए देखो, मैं सारे एग्जाम्पल आपको इसलिए लिखवाता हूं कि आपको थ्योरी समझ में आ जाए और बुक के भी आप बहुत आराम से कर पाओ। लेकिन कई बार बच्चे बोलते हैं सर इतने एग्जाम्पल क्यों करवा रहे हो, तो ये मेरी मजबूरी है कि मुझे करवाना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पे क्या ले लूँ मैं? ओल्ड। और यहाँ पे क्या ले लूँ मैं? न्यू। चलो, सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो सीधा कहाँ पे आ जाओ? NAV। सीधा पहुंच गए। क्या फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू, ये सब देखेंगे? आ, नशरा का कहना है कि सर ओल्ड और न्यू में सेम रहेगा, अभी देखना दोनों कंपेयर हो जाएगा, ठीक है। माइनस 24A कर लोगे माइनस? है हिम्मत माइनस करने का? जीरो ही रहेगा। 24B ओल्ड वाले में बोला गया कि माइनस कर लो, तो कितने माइनस करेंगे? और नए वाले में बोला नहीं करने देंगे, तो इसका मतलब जब IHP निकालेंगे तो इसमें नेगेटिव में आ जाएगा, लॉस आ गया है, और यहां पे जीरो आ गया। तो देखो नए और पुराने में यहां आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, जो मैं बोल रहा था। देखो आप पीछे अगर देखोगे तो दोनों जब लेट आउट था तब हमारे नए पुराने टैक्स का कोई मतलब नहीं बनता, दोनों केस में क्या था? अलाउड था। लेकिन जब आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड हुआ तो उस केस में आपको, एक में तो आपका इनकम जीरो हो गया और एक में इनकम माइनस। माइनस वाला ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि आपकी सैलरी से इनकम 3 लाख है तो इससे लॉस आपका 90,000 है, तो आपको जो टैक्स देना पड़ेगा वो 2,10,000 पे देना पड़ेगा। ये सारी चीजें आप सीखोगे। एक चैप्टर है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में, कि अगर कहीं से मेरा एक जगह से नुकसान है और एक जगह से फायदा है तो दोनों को माइनस करके हम फिर नेट इनकम निकाल के सरकार को उस पे टैक्स देते हैं। और जहां जीरो होता वहां पे आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी होती? सीधा के सीधा 3 लाख रुपए। तो कौन से वाला फायदेमंद है ज्यादा, माइनस वाला या बिना माइनस वाला? तो अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उस केस में आपको ओल्ड टैक्स वाला ही बेनिफिट देगा, नए वाला तो आपको बेनिफिट नहीं देगा। हाँ अगर लेट आउट है तो उस केस में कर सकते हो। क्या बताओ, आपको ओल्ड और न्यू में थोड़ा डिफरेंस पता चला? पता चला ओल्ड और न्यू में? एक और एग्जांपल देखें। चलो सेम एक और एग्जांपल करते हैं। एक लाइन ऐड कर रहा हूं, अलग कलर से लिख देता हूं। प्रॉपर्टी वॉज परचेज 1/4/1970। प्रॉपर्टी को कब खरीदा? 1970 में। चलो आ जाओ।
सर इस सिचुएशन में NAB क्या लोगे, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड है, -24A 0, क्वेश्चन सेम रखा है, -24B, न्यू में तो मिलेगा ही नहीं। और ओल्ड वाले में बोला था 1999 से पहले अगर आप घर को खरीदते हो तो मैक्सिमम लिमिट कांग्रेस कितनी देके बैठी थी। तो अब यहां पे आपका आएगा IHP। समझे क्या कहानी है 1999 से पहले की। क्या आपको मैक्सिमम लिमिट ही कितनी दी गई, आपने इंटरेस्ट कितना पेड किया, कोई फायदा नहीं हुआ, 90,000 पेड करने का बेनिफिट नहीं मिल पाया आपको, कितना मिला, सिर्फ 30,000 मिला। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक सबको समझ में आ रहा है। सर ओल्ड और न्यू आंसर सेम, अभी दोबारा ही वही क्वेश्चन है, यहां तक सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा है। एक और एग्जांपल देखें। मान लेते हैं म्युनिसिपल वैल्यू 5 लाख, फेयर रेंट 3 लाख, और म्युनिसिपल टैक्स 50,000। म्युनिसिपल टैक्स के बाद और क्या है भाई साहब, और क्या लिखें, और इंटरेस्ट लिखना है ना, इंटरेस्ट 2,50,000। प्रॉपर्टी वॉज सेल्फ ऑक्यूपाइड, प्रॉपर्टी क्या है महाराज, सेल्फ ऑक्यूपाइड, हमारा प्रॉपर्टी है सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले करने में बड़ा मजा आता है, क्यों, सीधा हम जीरो, ऊपर FR ये सब खत्म करो, कैलकुलेटर उठाना भी नहीं पड़ता इसमें। तो सबसे मजा तो यही है कि आपको जमा घटा नहीं करना, दोनों से करके दिखाना है। मैं दोनों से करके दिखा रहा हूं, ऊपर ओल्ड और न्यू लेके चल रहा हूं समझाने के लिए, फिर जब हम बुक के क्वेश्चन करेंगे तो पूरे फॉर्मेट में कर लेंगे। कहां से स्टार्ट करें, सीधा कितने, अब माइनस क्या कर दो, 24A तो है ही नहीं, मैं बस फॉर्मेलिटी कर रहा हूं, माइनस करो 24B, कितना माइनस करें, नए वाले में कितना माइनस करें, 0, नए वाले में कितना माइनस होगा। अब फटाफट कमेंट में जवाब दीजिए, फटाफट से जवाब देना है कि ओल्ड वाले में कितना माइनस करेंगे, ओल्ड वाले में, जल्दी बताइए, ओल्ड वाले में कितना माइनस करेंगे। ओल्ड न्यू का चक्कर नहीं होता ना तो इंटरेस्ट का टॉपिक अब तक मैं खत्म कर चुका होता, सिर्फ ये ओल्ड न्यू के वजह से इतना लंबा खींच रहा है ये। अरे यहाँ पे खरीदा अर्नब ने 30,000 बताया, समर्थ कह रहा है कि सर जीरो करो, कुछ माइनस मत करो। और बताइए, देखिए गलत जवाब दीजिए लेकिन आपको देना पड़ेगा। नसरा का कहना है सर 2.5 माइनस कर दीजिए, ओके 25, 2.5 2.5 2.5 2.5। चलिए अब मैं अभी आपका जवाब जो दे रहे थे बच्चे, एक बार इधर आ जाते हैं थोड़े से थ्योरी के ऊपर। ये थ्योरी क्या कहता है कि अगर आपका घर हुआ सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो अगर 1999 से पहले है तो मैक्सिमम 30,000 माइनस कर सकते हो, 1999 के बाद है तो अगर रिपेयर करवा रहे हो तो कितना माइनस कर सकते हो, 30,000। और अगर कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, जब कुछ नहीं बोला तो कंस्ट्रक्शन ही है वो, तो उस केस में मैक्सिमम कितना माइनस कर सकते हो, 2 लाख। अब जवाब दे दो फटाफट, कमेंट में जवाब आ जाना चाहिए। अब बताइए कितना माइनस करें, न्यू के अंदर तो मैंने 0 कर दिया क्योंकि न्यू के अंदर तो बोला गया है सेल्फ ऑक्यूपाइड में मिलेगा ही नहीं, तो कितना होना चाहिए। अभी भी रोहित कह रहे हैं सर 30,000 दो, आप रिपेयर कहां कराया मैंने, ये कंस्ट्रक्शन है, तो जवाब 2 लाख। मैं इसलिए करवा रहा हूं, देखो थ्योरी में पहले कितना भी समझा लूं ना आपको समझ में नहीं आता,
तो मैं प्रैक्टिकल करूंगा और फिर पीछे ले जाऊंगा, फिर लगेगा अच्छा ये इसलिए कराया गया था। समझ में आई बात आपको? तो मैक्सिमम कितना माइनस होगा? लेकिन यही सर बोलोगे सर, लेकिन इससे पहले आपने क्या किया था? इससे पहले आपने यहां पे 2.5 लाख माइनस कर दिया था। कंफ्यूजन, क्योंकि जब मैं पढ़ता था तो कोई इतना क्लियरिटी से बताता नहीं था। जब पास हो गया तब मेरे को पता चला, रे यार इसका पंगा तो ये है। तो यहां पे क्वेश्चन क्या है सर, यहां 2.5 माइनस करा, वहां दो। तो भाई साहब ये प्रॉपर्टी जो है वो क्या है? लेट आउट। और लेट आउट के केस में रूल ही मैंने क्या बताया, कितना लिमिट होगा लेट आउट के केस में? फुल अमाउंट, यानी 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, जितना इंटरेस्ट सब माइनस कर सकते हैं। ये लिमिट जो है वो किसके लिए है? सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो ये भी आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बड़े ध्यान से देखना पड़ता है। और इसमें क्या था सही, अगर हमारा रिज्यूम कौन सा है, न्यू है, तो उस केस में सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो भैया नहीं देंगे। अगर लेट आउट है तो आपको जितना इंटरेस्ट है सारा अलाउड हो जाएगा। लेकिन ओल्ड वाले में सेल्फ ऑक्यूपाइड में भी इंटरेस्ट अलाउड होगा, लेकिन लेट आउट में भी होगा। कई बच्चे बहुत सारे मीनिंग में निकाल देते हैं, तो यहां लिख देता हूं मैक्सिमम 2 लाख है। मैक्सिमम कितना यहाँ पे? 2 लाख है। चलो भाई और भी पूछ लेते हैं आपसे, एक सवाल और पूछें। यहां तक हर एक स्टूडेंट को क्लियर है? अरे यहां तक हर एक स्टूडेंट को क्लियर है क्या? जल्दी जल्दी कमेंट में बता दीजिए क्लियर है या नहीं है। यहां तक हर एक स्टूडेंट को क्लियर? चलिए क्लियर है, आ जाइए। चलिए एक और एग्जाम्पल आपके लिए तैयार करते हैं। किताब में आपके इतने एग्जाम्पल नहीं होते हैं तो मुझे बनाने पड़ते हैं। किताब में डायरेक्ट क्वेश्चन देता है जो मुझे लगता है कि समस्या है बच्चों के लिए। बहुत बच्चे ब्रिलियंट इंटेलिजेंट भी है जो समझ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो मुझे बिल्कुल जीरो से लेके चलना पड़ता है। मैंने बोला इंटरेस्ट ऑन लोन, 60,000, 60,000 फॉर रिपेयर प्रॉपर्टी was purchased on 1/10/2023। चलिए सर, ओल्ड वाले से न्यू वाले से एनईवी क्या आएगा? एनईवी क्या आएगा? 0। माइनस में 24A, माइनस 24B। अब मुझे एक बात बताइए कि ओल्ड वाले में, न्यू वाले में तो आपको पता है सेल्फ ऑक्यूपाइड का केस चल रहा है, तो न्यू वाले में क्या रहेगा? 0 पता है। अब बताइए ओल्ड वाले में कितना इंटरेस्ट माइनस करें? ओल्ड वाले में बताइए क्या इंटरेस्ट माइनस करें? घर खरीदा कब है, डेट भी देख लेना। तो सभी बच्चों को समझ में आ गई मेरी चालाकी, क्योंकि वो किस पे था? रिपेयर पे था। और रिपेयर के केस में साहब घर कभी भी खरीदो, आपको अलाउड कितना है? मैक्सिमम 30,000। अगर मैं यहां पे 22,000 लिखता तो कितना माइनस करते? 22,000। ऐसा नहीं कि फिर भी बोलते 30 लिखा था मैक्सिमम तो 30 ही माइनस कर दो। 30 मैक्सिमम का मतलब 30 से ऊपर मत करो, 30 से नीचे है तो वो कर सकते हो। ठीक है, चलो। यानी सर ये बातें तो हमें समझ में आ गई। आप एक बार फिर से आ जाओ,
24B कहता है भैया आपका घर या सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा या लेट आउट होगा। लेट आउट के केस में जितना मर्जी इंटरेस्ट का पेमेंट कर दो, सारा का सारा अलाउड होगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में अगर घर 1999 से पहले परचेज किया है तो मैक्सिमम 30,000 मिलेगा, चाहे रिपेयर कराओ चाहे कंस्ट्रक्शन कराओ, मतलब नहीं है। 1999 के बाद अगर खरीदा है तो अगर कंस्ट्रक्शन करवाते हो तो मैक्सिमम लिमिट 2 लाख है, और रिपेयर के केस में क्या है हमारा मैक्सिमम लिमिट 30,000। लेकिन ये मिलेगा किसमें? सिर्फ ओल्ड में मिलेगा, न्यू में ये नहीं मिलने वाला है। अब कई बार ऐसा होता है कि हम लोन जब लेते हैं ना, तो लोन लेते टाइम पे हम रिश्वत देते हैं, कमीशन देते हैं, होता है नहीं होता? तो क्या वो कमीशन और रिश्वत वो भी माइनस कर सकते हैं इसमें से? तो गवर्नमेंट कहती है ऐसा अलाउड नहीं है। क्वेश्चन में देगा कंफ्यूज करने के लिए, लोन लेने के लिए उसने इंटरेस्ट प्लस कमीशन दिया, तो आप जब लोन लेंगे तो ओनली क्या होगा? ब्याज होगा। तो चलिए आइए इसके ऊपर कुछ नोट लिखवा दूं मैं आपको। नोट, कुछ चीजें नॉट अलाउड। क्या क्या नॉट अलाउड है? कमीशन या फिर ब्रोकरेज। अगर कोई भी कमीशन या ब्रोकरेज आपने दिया, किसको दिया? मीडियोकर, क्योंकि लोन इतना आसानी से नहीं मिलता, आपको कमीशन देना ही पड़ता है। तो जब किसी मीडियोकर को आपने ये चीजें दी है तो आप इसको हाउस प्रॉपर्टी इनकम में से बेनिफिट इसका नहीं मानोगे। सरकार बोलती है ये क्या है? बताओ क्या है ये? सही है गलत है? सरकार बोलती है इलीगल है ये। और लेकिन जो कमीशन कमा रहा होता है प्रॉपर्टी डीलर, उससे बोलते हैं इनकम पे टैक्स दे भाई तू। देख रहे हो, हमसे बोलेगी ये क्या है? इलीगल। और लेकिन जो कमीशन कमा रहा है वो बोलेगी अपनी इनकम पे क्या दे मुझे? टैक्स दे। उसको पकड़ेगी नहीं, बोलेगी तूने इनकम कमाया तो इनकम पे क्या दे मुझे? टैक्स दे। एक को बोल रहा है इलीगल है, दूसरे को बोल रहा है बहुत बढ़िया बहुत अच्छा, टैक्स दे दे तू मुझे। तो ये चीजें कई जगह पर बहुत सारी चीजें गलत है। आ जाइए, नोट, कुछ चीजें अलाउड हैं। नंबर 1, ये आपका ड्यू और पेड बेसिस पे होता है। ड्यू और पेड का मतलब क्या होता है कि आपने सपोज करो आपका लोन पे ब्याज आपने किस्त नहीं भरे, आप फेल हो गए, तब भी आपका जितना ब्याज बनता है वो माइनस कर सकते हो। और अगर आपने किस्त भर दिया तो किस्त का जो भी ब्याज होगा, ब्याज मैं बोल रहा हूं बार बार, तो वो भी माइनस कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने किस्त भरा है तभी ब्याज माइनस करोगे। सेकंड, कई बार ऐसा होता है ना हम फंस जाते हैं। कैसे फंस जाते हैं सर? हम ना लोन ले लेते हैं बड़े महंगे ब्याज पे, तो हम एक और लोन लेते हैं फिर उस वाले लोन को रीपेमेंट करने के लिए। मान लो मैंने ले लिया, मान लेते हैं एचडीएफसी बैंक से, और एचडीएफसी से बैंक से मुझे 10% पे होम लोन मिल गया। एसबीआई आता है मेरे पास, फोन बोलता है मैं हम तो 7 पे देंगे आपको। तो मैंने कहा अब क्या करूं मैं? तो अब मैं बोलूंगा भाई मेरा ऐसे मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, मैं तो एचडीएफसी में 10% पे लेके फंस गया हूं। तो एसबीआई बोलेगा चिंता मत करो, एक काम करो, कितना लोन है? मैं 7% पे ले रहा हूं, मेरे से लोन ले लो और उसका लोन पेमेंट कर दो, आप मेरे पास किस्त जमा करना बार बार। इसको बोला जाता है हमारा कि हम क्या करवा लेते हैं, एक तरीके से टॉपअप बोलते हैं, वैसे लोन की भाषा में टॉपअप करवा लिया हमने, या फिर उसको हम बोल देते हैं कि हमने लोन को शिफ्ट कर दिया। तो कुछ समय के लिए ऐसा होता है कि दोनों लोन के ब्याज जा रहे होते हैं, एक जो लोन हमने घर बनाने के लिए लिया था, एक जो दूसरा लोन लिया है उस लोन को रीपेमेंट करने के लिए, 1-2 महीने का तो ऐसा होता है ना। तो ऐसे सिचुएशन में जो आप लोगे न्यू लोन फॉर रीपेमेंट ऑफ ओल्ड लोन, तो उसका ब्याज भी आपको माइनस करना अलाउड है लॉ के अकॉर्डिंग। यानी आपका कौन से दो दो इंटरेस्ट हो सकते हैं, न्यू लोन का भी और ओल्ड लोन का भी आपका इंटरेस्ट माइनस करना अलाउड है। चलो जी, तो ये कुछ बातें आपको याद रखना था। अभी इंटरेस्ट खत्म नहीं हुआ, सबसे बड़ी टेंशन तो आने वाली है। ये तो सिर्फ खामोशी है, इसके बाद अब आप देखोगे जो सबसे बड़ी टेंशन आने वाली है अब।
तो हम क्या देख रहे थे सर? सर हम देख रहे थे इंटरेस्ट ऑन लोन, कि अगर हमने लोन लिया हो घर बनाने के लिए तो उसके ब्याज को भी हम माइनस कर सकते हैं एज अंडर सेक्शन 24B। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में न्यू रिज्यूम में नहीं मिलेगा, ओल्ड में मिलेगा, मैक्सिमम लिमिट अप टू 2 लाख, और अगर लेट आउट केस है तो कितना भी माइनस कर सकते हो। लेकिन अब लॉ पता है क्या बना? लॉ जब बनाया तो बोला गया भैया हाउस प्रॉपर्टी इनकम कब निकालोगे, पहले बताओ मुझे। मान लेते हैं कि मैंने अब लोन लूंगा तो जमीन भी तो लूंगा, मैं घर पूरा ही खरीदूंगा ना लोन पे। तो मैंने सबसे पहले बैंक के पास गया, मैंने बोला बैंक वाले भैया मुझे लोन चाहिए, और बोला क्या कितने लोन चाहिए? बोल रहे हम एक जमीन ले रहे हैं, घर बनाएंगे और फिर रहेंगे। तो बोला ठीक है दे देते हैं आपको, 50 लाख का लोन मिल गया, और मैंने अभी ले लिया जमीन, ये मान लेते हैं ये ले लिया मैंने जमीन, ये लैंड ले लिया, ठीक है। अब भाई ये जमीन ले लिया, ब्याज तो चालू हो गया, ब्याज चालू हो गया ना। अब ब्याज चालू होते ही अब मैं गया और मैंने बोला मेरा अभी तो मैं ही रह रहा हूं, मैं ही देख रहा हूं, एनएवी 0 और लेस इंटरेस्ट कर देते हैं, मान लेते हैं कि 20,000 रुपए गया, 20,000 रुपए, और मैंने बोला सरकार मेरा जो लोन का इंटरेस्ट है माइनस IHP ये है। गवर्नमेंट ने बोला इधर आओ 22 सेक्शन पढ़ो, वहां बोला था घर के ऊपर मैं बात कर रहा हूं, आपका घर तो है ही नहीं, घर अभी, तो आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम ही कैलकुलेट नहीं करना आपको, तो क्योंकि बोला गया आपका जब घर होगा तब कैलकुलेट करना कि आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, अभी तो आपका घर ही नहीं है। घर का मतलब समझाया था ना कि 4 दीवार छत सब कुछ होनी चाहिए, तो घर ही नहीं है, तो यानी आप इस इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं ले सकते। लेकिन उसका ब्याज चल रहा है, ब्याज चल रहा है। उसके बाद इसने क्या करा, थोड़े बहुत कंस्ट्रक्शन चालू किया, सारी चीजें बनाई, बिल्डिंग बनाया, और बनाने के बाद सारी चीजें जब कर रहे हैं, ये क्या बन गया, ठीक है, बिल्डिंग बनाया, बिल्डिंग बनाने के बाद मान लेते हैं कि छत वगैरह सब बना दिया, जो भी बन गया बनने दो, छत वगैरह बना दिया, इस काम में 5 साल लग गए मान लो। मैं हर साल जाता कि सर 1-2 दीवार खड़ी हो गई, इंटरेस्ट माइनस करने दो, बोलते नहीं घर पे देंगे। तो एक तरीके से 5 साल लग गए या 7 साल लग गए, तो ईयर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन सभी सालों में मैंने हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकाली होगी या नहीं निकाली होगी? क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कब निकालोगे आप, जब आपके पास क्या होगा, घर। घर तो आपके 6 साल के बाद आया आपके हाथ में, तो इन 6 सालों में क्या आपने हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकाली होगी? बताइए फटाफट कमेंट में, क्या आपने इस पे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकाली होगी या नहीं निकाली होगी? आप निकाल भी लोगे तो गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, बोलेगा भैया नहीं निकाली होगी आपने। क्यों नहीं निकाली होगी? क्योंकि घर ही नहीं है आपका। तो एक तरीके से जो एसएससी कौन है? एसएससी कौन होता है? एक वर्ड मैंने बोला एसएससी, जो टैक्स देने के लायक होता है उसे क्या बोलते हैं? एसएससी बोलता है कि हम पागल हैं कि इतने दिनों से हम ब्याज भर रहे हैं, आपने तो एक बोला 24B, थोड़ा बहुत हमने पढ़ लिया, हम तो ब्याज भरे जा रहे हैं, इसका बेनिफिट कौन देगा? गवर्नमेंट ने कहा कि भैया इसके बेनिफिट को हम ऐसे आपके वेस्ट नहीं जाने देंगे, घर आपका बन गया है तो घर बनने के बाद इन सभी इंटरेस्ट को फिर माइनस करने देंगे, वो भी कितने सालों में? 5 सालों में, बराबर बराबर डिवाइड करके। अब घर बन गया है, घर बनने से पहले जो आपके ब्याज गया है इसको क्या बोलते हैं? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट। इसको क्या बोलेंगे? प्री कंस्ट्रक्शन, क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो अब हो गया, कंस्ट्रक्शन से पहले है, तो प्री कंस्ट्रक्शन के पीरियड से पहले का इंटरेस्ट, जो कि एक बहुत चैलेंजिंग हो जाता है बच्चों के लिए, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बोल देता हूं PCP। इंटरेस्ट कैलकुलेट करके एग्जामिनर देगा ही नहीं, जितने आसान आप समझ रहे हो ना पीछे वाली कहानी, ये सब के इंटरेस्ट लिख दिया, ऐसा नहीं मिलेगा। वो डेट देगा और बोलेगा घर अब बना है, अब ब्याज निकालो और 5 साल से डिवाइड भी करो, सब पूछ लेंगे वो आपसे। तो इसका मतलब सर यहां पे अगला जो टॉपिक होगा हमारा, अगला टॉपिक का नाम क्या होने वाला है सर? PCP, जिसके अंदर पूरा एक दिन मुझे लग जाता है इसको करवाने में, प्री कंस्ट्रक्शन। इसके बाद PCP होगा तो बस फिर हम बुक के सारे बड़े बड़े क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे, 10 ईयर के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, मतलब कॉन्सेप्ट वाइज 95% कवरेज हो जाएगा, फिर हमें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस में लेना होगा। तो जो PCP वाला कॉन्सेप्ट है ये हम करेंगे अगली क्लास में, क्योंकि अभी फिर मैं कराऊंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा आपके लिए,
अभी आप न्यू और ओल्ड के चक्कर में हो, और अभी आपने इतनी सारी बातें समझी है, और इतनी बातें समझने के बाद मुझे लगता है कि भैया आपको ज्यादा हो गया, तो ये भी आपके ऊपर हैवी हो जाएगा थोड़ा सा। तो अगली क्लास में मैं पीसीपी कराऊंगा और पीसीपी से सारे क्वेश्चंस करा दूंगा।